छोटा चार धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री माता यमुना को समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, ट्रिगर ब्लॉग्स के आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही जल्द चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और आप में से बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो इस वर्ष चार धाम यात्रा की अपनी योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चार धाम यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप चार धाम यात्रा कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं, रुकने खाने की क्या व्यवस्था रहेगी और चार धाम यात्रा का आपका रूट कैसा रहेगा और उसमें कितना समय आपको लगेगा। इस तरह की पूरी जानकारियाँ चार धाम यात्रा से संबंधित इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा और यदि आप पहली बार चैनल पर हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चार धाम यात्रा हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थों में से एक है जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों में 4 पवित्र स्थलों पर होती है। दोस्तों, चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम से। सबसे पहले श्रद्धालु यमुनोत्री धाम जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं। उसके बाद वे यमुनोत्री धाम से गंगोत्री मंदिर की ओर जाते हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री ये दोनों ही स्थान जो है उत्तरकाशी जिले में स्थित है। चार धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव होता है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। केदारनाथ धाम के बाद श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं। बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद चार धाम यात्रा का समापन होता है। दोस्तों, इन चारों ही धामों में से यमुनोत्री और केदारनाथ धाम ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां पर कि आपको पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है, यानी कि आप मंदिर तक अपने वाहनों को नहीं लेके जा सकते। गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम ये दो जगह ऐसी है जहां पर आपको किसी तरह की कोई ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती, मंदिर के पास तक ही आप आपके वाहनों से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इन चारों धामों के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए वर्ष में सिर्फ 6 महीनों के लिए खुले होते हैं। बाकी समय बहुत अधिक स्नोफॉल होता है इन जगहों पर, इस वजह से इन चारों धामों के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वर्ष 2023 में चारों धामों के कपाट कब खुलने वाले हैं। दोस्तों, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना से खोल दिए जाते हैं। तो इस वर्ष अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है, इसलिए यमुनोत्री और गंगोत्री इन दोनों धामों के कपाट ही 22 अप्रैल के दिन खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को सुबह 6:30 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे और वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। तो दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले हमारा काम जो होता है वो है हमारा यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना। दोस्तों, यदि आप चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको आपका यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप चार धाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो चार धाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov इस वेबसाइट पर जाकर के आप आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पूरा एक डिटेल वीडियो हमने हमारे चैनल पर बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप उसको जाकर के देखिएगा। वो ये प्रक्रिया बहुत ही ईजी है, आपको पूरी डिटेल उस वीडियो में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको बताती हूँ कि चार धाम यात्रा करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले बताया कि चार धाम यात्रा के सारे ही मंदिरों के कपाट साल भर श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुले होते हैं, साल के कुछ ही दिनों के लिए आप वहां पर दर्शन कर सकते हैं। तो चार धाम के जो कपाट हैं वो लगभग मई अप्रैल के एंड और मई में श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं। तो कपाट खुलने के 2 महीने बाद तक का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है दर्शन करने के लिए।
पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ पर बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। बस ये एक चीज़ है कि इस समय वहाँ पर भीड़ बहुत अधिक होती है, तो एक वो थोड़ा-सा परेशानी का कारण हो सकता है। उस समय आपको थोड़ी सुविधाएँ मिलने में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, और जो सारी चीज़ों के रेट्स हैं, मतलब होटल और खाने वगैरह के रेट्स हैं, वो वहाँ पर उस समय हाई रहते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो बारिश का मौसम होता है, वहाँ पर आप कोशिश करें तो यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि कई बार पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, और जो बारिश की जो दिक्कतें होती हैं वो तो होती ही हैं। तो बारिश का जो समय होता है वो थोड़ा परेशानी वाला होता है, इसलिए उस समय यात्रा करना अवॉइड करें। बारिश के बाद सितंबर से लेकर कपाट बंद होने तक का जो टाइम है वो भी दर्शन के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। उस समय अपेक्षाकृत आपको मई जून की अपेक्षा कम भीड़ देखने को मिलेगी, सितंबर से लेकर नवंबर तक, जब तक कपाट बंद नहीं हो जाते, और वो बहुत अच्छा टाइम होता है। बस ये है कि पहाड़ी एरिया होने की वजह से उस समय वहाँ पर आपको बहुत अधिक ठंड मिलेगी, तो उस समय यदि आप जाएं तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, 4 धाम यात्रा शुरू करने के लिए आपको आपके शहर से हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार आप बाय रोड, बस से या फिर ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं, और आप चाहें तो ऋषिकेश भी पहुंच सकते हैं। और यदि आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको आना होगा देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट हवाई मार्ग से यात्रा करने के लिए सबसे पास का एयरपोर्ट है। जो 4 धाम की यात्रा है वो हमारी शुरू होती है यमुनोत्री धाम से। तो सबसे पहले हम जाएंगे यमुनोत्री धाम। मैं आगे आपको पूरा डे वाइज टूर प्लान बताऊंगी कि डे वाइज आप 4 धाम यात्रा का रूट आपका कैसा बना सकते हैं। आप चाहें तो 4 धाम के लिए पूरा पैकेज भी ले सकते हैं। हरिद्वार से आप चारों जगह जाने के लिए टैक्सी, पूरे यात्रा मार्ग को पूरा करने के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं, या फिर आप बस से भी ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सुबह हरिद्वार या फिर देहरादून से सुबह जल्दी अपनी यात्रा यमुनोत्री के लिए शुरू करते हैं तो आप शाम तक जानकी चट्टी पहुंच जाएंगे। तो आपको एक दिन वहीं जानकी चट्टी में ही रुकना होगा। जानकी चट्टी में आपको ठहरने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहां पर धर्मशाला, लॉज और होटल्स वगैरह सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। GMVN के होटल्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो होटल है उनका किराया आपको 800 से लेकर के 4000 रुपए तक मिल जाएगा। इसके अलावा जो भोजन की व्यवस्था है उसके भी आपको यहाँ बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, जहां पर आपको 150 से 200 रुपए थाली के हिसाब से आपको भोजन की व्यवस्था मिल जाएगी। तो साथियों, अगले दिन सुबह जल्दी जो आपको आपकी 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जो पैदल यात्रा है, वो आपको सुबह जल्दी शुरू कर दीजिए। यदि आप इस यात्रा को पैदल करना चाहते हैं तो आप ये यात्रा पैदल कीजिए, और यदि आप पैदल नहीं करना चाहते हैं तो घोड़ा, खच्चर या फिर पालकी की सुविधा आप ले सकते हैं। जानकी चट्टी से सुबह जल्दी आपको आपकी यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी, ताकि आप दोपहर तक 4-5 घंटे में वहां ऊपर यमुनोत्री धाम पहुंच जाएं। आप वहां पर पहुंचकर आराम से वहां पर गर्म पानी के कुंड में स्नान कर सकते हैं। वहां पर महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अलग अलग पानी के कुंड बने हुए हैं, तो आप वहां पर आराम से स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यमुना नदी के पानी में भी स्नान कर सकते हैं, यमुना नदी में भी स्नान कर सकते हैं। और फिर वहां पर मंदिर में दर्शन करने के बाद में आप वहां से अपने वापस ट्रैकिंग मतलब उतरना चालू कर दीजिए। वहां पर आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, ढाबे वगैरह मिल जाएंगे, जहां पर आप आपका भोजन इत्यादि कर सकते हैं। और उसके बाद आपको शाम तक वापस जानकी चट्टी तक ही आना होगा, क्योंकि दोस्तों यमुनोत्री धाम में रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपको सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी जानकी चट्टी से, और आपको यमुनोत्री मंदिर में दर्शन करने के बाद शाम को वापस जानकी चट्टी आकर के ही रुकना होगा। तो यमुनोत्री मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वापस जानकी चट्टी आकर के रुकेंगे, और अगले दिन सुबह दोस्तों हमारी यात्रा यमुनोत्री से गंगोत्री के लिए शुरू करेंगे। जानकी चट्टी से गंगोत्री की जो सड़क मार्ग की जो दूरी है वो है 223 किलोमीटर। बाय रोड जानकी चट्टी से गंगोत्री पहुंचने में 7 से 8 घंटे का टाइम लगता है। गंगोत्री मंदिर तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का पैदल ट्रैक नहीं करना पड़ता। यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर यहाँ की धार्मिक आस्था के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक पहाड़ी सुंदरता के लिए भी काफी फेमस है। यमुनोत्री से गंगोत्री तक का जो रास्ता है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पूरा रास्ता भागीरथी नदी के किनारे किनारे चलता है।
पूरे रास्ते में आपको आपके बाजू में भागीरथी नदी बहती हुई मिलेगी और यहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, ये आपका मन मोह लेते हैं। यमुनोत्री से गंगोत्री जाने के लिए एक ही सड़क मार्ग है जिसके माध्यम से आप गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं। जब गंगोत्री धाम जाने के लिए हम जानकी चट्टी से निकलेंगे तो बारकोड, ब्रह्मखाल, उत्तरकाशी, मनेरा, कोमालती, भटवानी, गंगनानी, हरसिल, धराली होते हुए हम गंगोत्री पहुंच जाएंगे। रास्ते में आपको गंगनानी नाम की जगह मिलेगी जहां पर आपको गर्म पानी का कुंड मिलेगा। वहां पर महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं, तो आप गंगनानी में गर्म पानी के कुंड में स्नान कर सकते हैं और वहां पर स्नान करने के बाद आपकी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, गंगोत्री मंदिर बहुत ही सुंदर व्हाइट कलर के पूरे मार्बल का बना हुआ है और बहुत ही सुंदर मंदिर लगता है। दिखने में आपको ये बहुत ही आकर्षक लगेगा। यहाँ पहुंचकर आप भागीरथी नदी में स्नान कीजिए, आप मंदिर में दर्शन कीजिए। गंगोत्री धाम में विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं जहां पर आप आकर के पूजा अर्चना कर सकते हैं। गंगा मंदिर गंगोत्री मंदिर में स्थित पूजनीय स्थलों में सबसे प्रमुख है पड़ता है। गंगोत्री तीर्थ में गंगा का उद्गम स्रोत इस स्थान से लगभग 19 किलोमीटर दूर है, जिसे कि गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है और ये हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और अनुमान लगाया जाता है कि ये 4225 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे गोमुख नाम से जाना जाता है। गंगोत्री से 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके गोमुख तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, गौमुख ही वो जगह है जिसे कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। आगे जाकर के देवप्रयाग में भागीरथी नदी ही अलकनंदा नदी में मिलकर के और आगे जाकर गंगा नदी बनाती है। दोस्तों, यदि आपको गौमुख तक जाना है तो आप गंगोत्री से 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके गौमुख पहुंच सकते हैं। यहाँ पर सभी को जाने की परमिशन नहीं होती है। यदि आपको गौमुख तक जाना है तो वहां पर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर यदि आप ठहरने की फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर धर्मशाला, होटल्स और गेस्ट हाउस की बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे होटल्स और धर्मशालाएं बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर GMVN के गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, तो वहां पर भी आप रुक सकते हैं। यहाँ पर जो रुकने का किराया है होटल्स का वो आपको 1800 रुपए से लेकर के 4-5 हजार रुपए तक मिल जाएगा। भोजन की रही बात तो वही आपको यहाँ पर थाली 150 से 200 रुपए पर थाली के हिसाब से भोजन की व्यवस्था मिल जाएगी। गंगोत्री मंदिर में दर्शन करने के बाद उस दिन आप यहीं गंगोत्री धाम में ही रुक जाइए। तो दोस्तों, अगले दिन सुबह जल्दी हम अपनी यात्रा गंगोत्री से केदारनाथ धाम के लिए शुरू करेंगे। गंगोत्री से हम पहुंचेंगे पहले सोनप्रयाग और सोनप्रयाग हम गंगोत्री से उत्तरकाशी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, सीतापुर होते हुए सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अब शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। शाम को आप पहले दिन सोनप्रयाग में स्टे कर लीजिए। सोनप्रयाग में आपको वहां पर काफ़ी सारे होटल्स और गेस्ट हाउस वगैरह ठहरने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप ट्रेवल्स की गाड़ी करके जा रहे हैं या फिर खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो सोनप्रयाग या फिर सीतापुर की पार्किंग में आप आपकी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी से जाना होता है। सोनप्रयाग के आगे आप आपके व्हीकल नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पर पार्किंग की इतनी स्पेस नहीं है। अगले दिन सुबह हम अपनी ट्रैकिंग जो है केदारनाथ धाम के लिए वो शुरू करेंगे। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड 6 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर आप शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए जो 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है वो शुरू होती है। दोस्तों, ये रास्ता आप पैदल, घोड़े से या फिर पालकी से कर सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का पूरा रास्ता मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे चलता है जो कि बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, केदारनाथ धाम का एक डिटेल वीडियो हमने हमारे चैनल पर बनाया हुआ है। आपको पूरी डिटेल केदारनाथ धाम की जानकारी उसमें मिल जाएगी, आप उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शाम तक आप केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, पैदल यात्रा में आपको बीच में काफ़ी सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे जहां पर आपको खाने वगैरह की सुविधा आराम से मिल जाएगी। लेकिन इनमें मैगी और आलू का पराठा ही ज़्यादातर मिलता है। इसमें आपको चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, बच्चों के लिए दूध वगैरह भी आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचकर आप वहां GMVN के टेंट हाउस में रुक सकते हैं या फिर
आप चाहें तो होटल्स वगैरह में भी रुक सकते हैं। आपको वहाँ पर टेंट्स, होटल्स, धर्मशालाएं वगैरह मिल जाएंगी रुकने के लिए। आपको सोनप्रयाग और केदारनाथ दोनों जगह ही भंडारे भी मिल जाएंगे जहाँ पर आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी 4 या 5 बजे तैयार होकर आप दर्शन की लाइन में लग जाइए। हो सकता है आपको कुछ घंटों लाइन में दर्शन के लिए खड़ा होना पड़े। आप आराम से भोले बाबा के दर्शन कीजिए। दोस्तों दोपहर 12 बजे तक आप खाना वगैरह खाकर गौरी कुंड के लिए अपनी वापस पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं और शाम तक आप सोनप्रयाग आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगले दिन हम अपनी यात्रा सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम के लिए शुरू करेंगे। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की दूरी है 224 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय हमें लग जाता है। सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, टिहरी, पीपलकोटी, जोशीमठ होते हुए हम बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। यदि आप सुबह जल्दी सोनप्रयाग से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आप दोपहर तक बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। दोस्तों बद्रीनाथ धाम में आपको किसी तरह की ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही कार पार्किंग की सुविधा है और बस भी आपको मंदिर के पास ही छोड़ देगी। तो आप बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद वहां पर चाहें तो वहां पर तप्त कुंड बना हुआ है, उसमें स्नान कर सकते हैं। आप चाहें तो अलकनंदा नदी में भी स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद आप आराम से मंदिर में दर्शन कर लीजिए। दोस्तों आपको हो सकता है कुछ घंटों लाइन में लगना पड़े, तो आप आराम से मंदिर में दर्शन कीजिए। प्रसाद और पूजन सामग्री वगैरह आपको वहीं आसपास की दुकानों से मिल जाएंगी। दोस्तों बद्रीनाथ धाम में आप भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद यदि चाहें तो भारत की सीमा के लास्ट गांव माणा गांव की सैर भी कर सकते हैं यदि आपके पास समय है। और यदि आपके पास समय नहीं है तो आप बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल के दर्शन कर लीजिए और उस दिन वहां पर आप बद्रीनाथ में ही नाइट स्टे कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में आपको वहां पर रुकने के लिए काफ़ी सारे होटल्स और लॉज वगैरह आराम से मिल जाएंगे। आप वहां आश्रम में भी रुक सकते हैं और होटल्स में भी रुक सकते हैं। इसके अलावा GMVN के डोरमेट्री में भी आप वहां पर रात को रुक सकते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी हरिद्वार के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। आप शाम तक हरिद्वार पहुंच जाएंगे। दोस्तों पूरी चारधाम यात्रा में आपको भीड़ की वजह से कई जगह जाम मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर रास्ते सकरे हैं। लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा बना रहता है। कोई बड़ा वाहन जैसे बस वगैरह यदि फंस जाती है तो जाम खुलने में कई घंटों का समय लग जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए 1-2 दिन का यात्रा में जो है समय ज़्यादा लग सकता है और मई और जून में भक्तों की संख्या अधिक होने की वजह से दर्शन में भी समय लग सकता है। उम्मीद है दोस्तों चारधाम यात्रा का ये जो पूरा वीडियो है, ये जो पूरी जानकारी है, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी यदि आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में चारधाम यात्रा या फिर केदारनाथ धाम की यात्रा से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।